हिंदुस्तान अखबार, बुधवार 24 जून 2026। किशुक पाठक का लेख है, छीनने से ज्यादा देने जा रहा एआई। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक ढांचा तेजी से बदल रहा है। एक नई औद्योगिक क्रांति के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई न केवल अब अप्रत्याशित रूप से उत्पादकता बढ़ा रहा है, बल्कि रोजगार के पुराने ढर्रे को भी पूरी तरह बदल रहा है। अब जटिल विश्लेषण के साथ साथ निर्णय लेने और सृजनात्मक कार्यों में मानवीय भूमिका को चुनौती दे रहा है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार साल 2030 तक एआई और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के कारण दुनिया भर में लगभग 9.2 करोड़ नौकरियों के खत्म होने और 17 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की संभावनाएं हैं। इस स्तर से लगभग 7.8 करोड़ नौकरियों की बढ़ोतरी होगी। ये आंकड़े हमें आश्वंतित करते हैं, जो अनगिनत परिवारों के लिए त्रासदी के रूप में सामने आ रहा है। एआई के प्रभाव की चर्चा अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, मगर इससे जुड़ी कुछ प्रामाणिक रिपोर्ट पर अवश्य गौर किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध अमेरिकी वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार एआई के कारण दुनिया भर में 30 करोड़ रोजगार अवसर प्रभावित हो सकते हैं। यह संख्या नए पद सृजन से बहुत अधिक है। वहीं मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक अध्ययन बता रहा है कि साल 2030 तक दुनिया भर के करीब 14% कर्मचारियों की आधुनिक युग की मांग के अनुरूप अपने को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अमेरिका तो एआई का प्रभाव से स्पष्ट रूप से देखने लगा है। नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार करीब 30% अमेरिकी कामगारों को अगले 3 साल में एआई के कारण मौजूद नौकरी खोने का डर सताने लगा है। वहां की लगभग 30% कंपनियों की में चैट जीपीटी जैसी एआई टूल्स ने कई कर्मचारियों की जगह ले ली है। इन सबके बीच ब्रिटेन से स्थित दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क पीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल एआई जॉब बैरोमीटर 2026 में एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार एआई इस्तेमाल कर रही कंपनियां और कर्मचारियों की संख्या में भी आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि कर रही है। इसके भी 2 परिणाम दिख रहे हैं। पहला, कुशल कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं कम दक्ष कामगारों की विदाई हो रही है। यूरोप व अन्य विकसित अर्थव्यवस्था में भी यह प्रवृत्ति दिख रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि उच्च आय वाले देशों में एआई जनित जोखिम ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2.3% नौकरियां एआई के कारण खतरे में हैं। उच्च आय वाले देशों में जहां यह जोखिम 5.1% नौकरियों से जुड़ा है, तो वहीं कम आय वाले देशों में 0.4% नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। ये सभी एक बात पर सहमत हैं कि एआई नौकरियां खत्म करने के से ज़्यादा उनके स्वरूप को परिवर्तन कर रही है। एआई का उपयोग करने वाली कंपनियां मानव क्षमता बढ़ा रही हैं, क्योंकि वे नए बाजारों में नए अवसरों के साथ प्रवेश कर रही हैं। फिर भी इस संक्रमण काल में बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक अस्थिरता का खतरा वास्तविक है। हमारे देश में आईटी क्षेत्र में लगभग 54 लाख नौकरियां हैं, लेकिन अब एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग, बीपीओ और कई साधारण ग्राहक सेवाएं एआई से संचालित होने लगी हैं। फोन पे जैसी कंपनियों ने अपनी कार्यप्रणाली में एआई के इस्तेमाल के बाद 60% इस सपोर्ट स्टाफ कम कर दिया है। टीसीएस व इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों ने नई भर्तियों में भारी गिरावट देखी गई है। टीसीएस ने हाल में वर्षों में औसतन 40,000 के बजाय 25,000 भर्तियों की योजना बनाई है। आईआईएम अहमदाबाद नीति के साल 2024 के अध्ययन में ही यह अनुमान लगा लिया गया था कि लगभग
68% पेशेवर मानते हैं कि आगामी 5 वर्षों में उनके काम आंशिक या पूर्ण रूप से एआई द्वारा किए जाने लगेंगे। 40% कर्मचारियों को लगता है कि अप्रासंगिक हो जाएगा। देश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने एआई के प्रभाव का प्रासंगिकता को यथार्थवादी तरीके से स्वीकार किया था और युवा बेरोजगार के संदर्भ में एआई को एक बड़े खतरे के रूप में माना था। भारत एआई अपनाने में अग्रणी है। इसके 30% से अधिक उद्यम एआई का उपयोग कर रहे हैं। साफ है, आने वाले दिन एआई के हैं, इसलिए इसे शत्रु नहीं बल्कि मित्र व सहयोगी मानकर इसके अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी सरकारों, उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों को मिलजुल कर इस दिशा में काम करना होगा। अब हर शिक्षक को आजीवन सीखने की संस्कृति अपनानी होगी। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। नौकरियां खत्म होने के विलाप का कोई औचित्य नहीं है। एआई कुछ ले रहा है तो बहुत कुछ दे भी रहा है। कुछ रोजगार के अवसर खत्म किए तो लंबे समय के लिए नए अवसर और समृद्धि भी प्रदान की है। दुनिया के आगे इस संक्रमण काल में को सुगम और सकारात्मक बनाने की चुनौती है। भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए यह परीक्षा का समय है। यदि हम कौशल विकास, नवाचारों के प्रोत्साहन और समावेशिता पर ठीक से ध्यान दें तो एआई विकास का इंजन बन सकता है, वरना यह बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक अस्थिरता बढ़ाएगा, जो साल 2047 तक विकसित भारत के हमारे लक्ष्य के लिए घातक होगा। हमें एआई फॉर ऑल सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। अगला लेख है आगजनी से सबक। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग की घटना बहुत दर्दनाक है। सोमवार को शहर के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में जिस तरह भीषण आग से 15 युवाओं की जान गई, उससे बुलाया नहीं जा सकता है। यह मात्र दुर्घटना नहीं है, यह नियम कायदों के प्रति बरती गई आपराधिक लापरवाही का विस्फोट है। हादसे के बाद कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि नियमों की वर्षों से अनदेखी की जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे अधिकारी पहले कहाँ थे? हम इसके लिए किसी हादसे का इंतजार क्यों करते हैं? एक आवासीय इमारत किसकी मंजूरी से व्यवसायिक केंद्र के रूप में संचालित हो रही है? नियमों के प्रति हुए खिलवाड़ को देखिए। आवासीय परिसर में पालतू जानवरों की दुकान, पशु चिकित्सालय, गेमिंग जोन, एनिमेशन सेंटर और एक आईटी कार्यालय सहित कई व्यवसाय चल रहे थे। ना जाने क्या क्या जलकर इस आग में खाक हो गया, लेकिन जो चुभती हुई सच्चाई साफ नजर आ रही है, उसे भूलना नहीं चाहिए। क्या हम पैसे कमाने की अंधी दौड़ में सचमुच अमानवीय होते जा रहे हैं? जलकर खाक हुई यह इमारत स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार की मिसाल है। जिस परिसर को ढहाने का आदेश था, उसे करीब 10 साल पहले अचानक मंजूरी कैसे मिल गई? दोषी अधिकारियों के कागज पर अपना रिकॉर्ड तो ठीक कर लिया, लेकिन उन्होंने हादसे का जो दुखद रिकॉर्ड बनाया है, उसे कौन ठीक करेगा? ऐसी इमारत के संचालन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस परिसर के बंदोबस्त को नोटिस जारी कर दिया है और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच शुरू हो गई है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कितनी खतरनाक इमारतें हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। विस्तार से देखना चाहिए कि किन किन इमारतों के नियमों का उल्लंघन हुआ है। केवल एक इमारत पर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जहां प्रवेश और निकास का एक ही रास्ता है। ऐसी इमारतों में जब आग लगती है तो सिवाय कूदने का जोखिम उठाने के कोई विकल्प नहीं होता। और तो और परिसर में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे थे, लेकिन वहां आग से सुरक्षा की बुनियादी व्यवस्था भी नहीं थी। अब सुरक्षित संस्थानों या परिसरों के प्रति छात्रों और अभिभावकों को विशेष रूप से सजग होना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं सजग होंगे, तब तक सुविधा और सुरक्षा का घेरा मजबूत नहीं होगा। आज कटघरे में सिर्फ एक शहर नहीं है, देश में ऐसे अनेक शहर हैं जो मौका मिलते ही नियम कायदे से खिलवाड़ करके विनाश की आशंकाएं पैदा करते रहते हैं। यह बात भी कतई छिपी नहीं है कि ऐसे प्राधिकरणों में
खैरत कुछ रिश्वतखोरों से कोई भी काम कराया जा सकता है। आखिर लोगों की ज़िंदगी क्यों क्यों खतरे में डाला जाता है? सावधान, यह सोचने का काम केवल सरकार का नहीं, हम लोगों को भी इस विषय की गंभीरता से उठाना होगा। गांधी जी ने व्यवस्था की कभी मंजूरी का एहसास बहुत पहले ही कर लिया था और तभी उन्होंने लोगों को चेताया था, अपने विकास के लिए केवल सरकारों पर निर्भर मत रहना। तय मानिए, हमारी सजगता ही हमारे लिए सुरक्षा का घेरा बनाएगी। अगला लेख है दुनिया की आंखें तेहरान पर। इस समय सारी दुनिया की आंखें तेहरान पर केंद्रित है। ब्रिटेन और ईरान के लिए वार्ता का परिणाम सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत को प्रकट हुआ है। आंगल ईरानी तेल कंपनी के प्रतिनिधि जो ही एक गोल मेज के चारों ओर बैठे, ईरान सरकार की ओर से मांग की गई कि 20 मार्च के बाद उत्पादक तेल की आय का 75% भाग ईरान के हवाले किया जाए। ब्रिटेन ईरान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ रकम देने को राजी हो गया, लेकिन मुसादिक सरकार न मानी। आगे बातचीत का कोई आधार ना रहा तो वार्ता भंग हो गई। ब्रिटेन को पुनः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हॉलैंड स्थित ब्रिटिश राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ब्रिटेन का वह प्रार्थना पत्र सौंप दिया जिससे न्यायालय के इस संबंध के निर्णय को हानि पहुंचे। इधर ईरान सरकार तेल के राष्ट्रीयकरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए आंगल ईरानी तेल कंपनियों के कार्यालयों पर अधिकारी करती जा रही है। इस सिलसिले में तेहरान तथा हवादान में भारी प्रदर्शन हुए। पुलिस को भी भीड़ को काबू करना कठिन हो गया। गनीमत यह है कि कोई अंग्रेज कर्मचारी अभी तक कहीं घायल अथवा अपमानित नहीं हुआ है। आंगल ईरान तेल कंपनियों ने निश्चय किया कि वह उस ईरानी आयोग की आज्ञाओं की अवज्ञा करेगी जो कंपनी का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी यह वचन न देगी कि उसके अंग्रेज कर्मचारी ईरानियों की आज्ञा का पालन करेंगे। वह अंग्रेज कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने की ईरान सरकार की प्रार्थना भी न मानेगी। यद्यपि ब्रिटिश लोकसभा में विदेश मंत्री श्री मॉरिसन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने नागरिकों को ईरान से नहीं निकालना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हम निश्चय ही तेल क्षेत्रों को खाली नहीं करेंगे, किंतु इस स्थिति किसी भी तरह अंग्रेज जो के अनुकूल नहीं। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के नेता जैक्सन का कहना है कि जब तक डॉक्टर मुसादिक सत्तारूढ़ हैं तब तक समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि आज ईरान में ऐसा वातावरण व्याप्त है कि दूसरा प्रधानमंत्री भी तेल के राष्ट्रीयकरण को नहीं रोक सकता। अश्वनी महापात्रा का लेख है पश्चिम एशिया नीति पर नए सिरे से गौर करना होगा। स्विट्जरलैंड में 14 सूत्रीय सहमति के आधार पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता का नतीजा चाहे जो भी हो, 3 महीने तक चले खूनी संघर्ष ने भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति की समीक्षा का मौका दिया है। यह आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अपनी सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति के लिए 80% से ज़्यादा इसी क्षेत्र पर निर्भर है और वहाँ 90 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते व काम करते हैं, जो कुल मिलाकर हर साल $51 अरब भेजते हैं। इस संघर्ष के समुद्री सुरक्षा संबंधी व आर्थिक असर ने खासकर हॉर्मुज़ जलमार्ग के बंद होने से ऊर्जा की बड़ी कीमतों को देखते हुए विश्लेषकों के बीच मल्टी अलाइनमेंट नीति पर बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने जहां संबंधों में संतुलन बनाने की नीतिगत विफलता को उजागर किया, तो वहीं दूसरे लोग ऊर्जा मार्गों को हथियार बनाने और तेल आपूर्ति की रुकावट डालने जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए नीति बनाने पर जोर देते हैं। इस क्षेत्र में संघर्ष की आशंका व बदलते गठबंधनों को देखते हुए नई दिल्ली के सभी सरकारों ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से समान दूरी बनाए रखने की नीति का सख्ती से पालन किया। यह एक मल्टी
अलाइनमेंट नीति है। शीत युद्ध के दौरान गुटों में बंटी बटी दुनिया में क्षेत्रीय दृष्टिकोण का महत्व था। शीत युद्ध के अंत में न केवल पुरानी रणनीति पहचानों को खत्म किया बल्कि विभिन्न देशों से बातचीत की गुंजाइश भी बढ़ाई, चाहे उनके भीतर की शासन व्यवस्था, विचारधारा या अपने पड़ोसी देशों से उनका संबंध कैसा भी हो। पश्चिम एशिया में भारत की रणनीति बहुध्रुवीय क्षेत्रीय प्रणाली के तहत प्रमुख देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाने और उनमें से किसी के प्रति दुश्मनी से बचने की नीति से निर्देशित होती है। पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए भारत सभी का दोस्त वाली छवि बनाए रखने की कोशिश करता है। खाड़ी के देशों में के साथ द्विपक्षीय संबंधों को केवल लेन देन वाले रिश्तों से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने और क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप देश के साथ अलग दृष्टिकोण अपनाने में भारत को फायदा हुआ है। यह बदलाव खासकर यूएई के साथ साफ दिखता है, जो आज हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका ईरान जंग ने हमारी मल्टी अलाइनमेंट की नीति के सामने चुनौती खड़ी की है कि खासकर तब जब भारत इजराइल और यूएई की ओर झुका हुआ दिखता है। असल में मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौता हुआ था, मगर 2018 में अमेरिका के ईरान के साथ शांति वार्ता से हटने और उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। उस समय तक ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में था। इनमें ईरान का विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय शक्ति बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा, उस क्षेत्र में उसके उग्रवादी सहयोगी और छद्म नेटवर्क, बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे, इस्लामिक क्रांतिकारी की वैचारिकी और सबसे बढ़कर हॉर्मुज जलमर्द पर उसके वास्तविक नियंत्रण के दाव प्रमुख है। इसलिए आगे बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष के बाद ईरान की सरकार कैसा व्यवहार करती है। इस शांति समझौते में न केवल इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का बल्कि पड़ोसी खाड़ी देशों की चिंताओं का भी समाधान होना चाहिए। बहरहाल भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र पर और खासकर हॉर्मुज जलमर्द पर अत्यधिक परिवर्तन न रहे। साथ ही भारत को खाड़ी के अपने मित्र देशों खासकर यूएई और ओमान के साथ मिलकर समुद्र के नीचे से वैकल्पिक ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने की कोशिशों पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि ऊर्जा को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जे कृष्णमूर्ति का लेख है, हम कैसा कर्म करें। कर्म का अर्थ है करना, गतिशील होना, लेकिन जब आप कोई धारणा लेकर चलते हैं तो तब केवल एक मानसिक कल्पना आपके साथ चलती रहती है। यदि धारणा ना हो तब क्या होगा? आप जो हैं वही रहेंगे। आप कृपण हैं, क्षमाशील नहीं हैं, निष्ठुर, मूर्ख, विवेकहीन हैं। क्या आप इन सब के साथ ठहर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तब आप देखिए कि क्या होता है। जब मैं अपनी कृपणता को पहचान लेता हूँ, शाब्दिक या औपचारिक रूप से ही नहीं बल्कि सच में, जब मुझे यह एहसास हो जाता है कि मैं कृपण हूँ, स्नेहविहीन हूँ, तो जो है उसके प्रत्यक्ष दर्शन में ही क्या प्रेम नहीं समाया होता, तब मैं तत्क्षण उदाहरण नहीं हो जाता हूँ। यदि मैं स्वच्छ होने की आवश्यकता महसूस करता हूँ तो बहुत सरल सी बात है, मैं जाऊँगा और हाथ मुँह धो लूँगा। मुझे साफ सुथरा रहना चाहिए। यह यदि एक आदर्श हो तब क्या होता? तब स्वच्छता या तो स्थगित कर दी जाती या वह एक सतही मामला हो जाता। धारणा या विचार पर आधारित कर्म बड़ा सतही होता है। यह वास्तविक कर्म होता ही नहीं, यह महज एक कल्पना है। वह कर्म जो मनुष्य के रूप में हमारा काया पलट कर दे, हमें पूरी तरह रूपांतरित कर दे, मुक्त कर दे, धारणा पर आधारित नहीं होता। यह कर्म पुरस्कार और दंड के क्रम से अप्रभावित होता है।
होता रहता है। ऐसा कर्म समय से परे होता है, क्योंकि मन जो कि समय की प्रक्रिया है, जो कि आकलन, विभाजन, अलगाव की प्रक्रिया है, उसकी ऐसे कर्म में कोई भूमिका नहीं होती। कर्म क्या है? इस प्रश्न का इतना आसान हल संभव नहीं है। आप में से अधिकांश लोग प्रश्न करते हैं और हाँ या ना में किसी उत्तर को आप इच्छा रखते हैं। आपका इससे क्या आशय है? ऐसा कोई प्रश्न आप पूछ लें, आराम से बैठ जाएं और फिर समझाता हूँ। यह सब तो बहुत आसान है, लेकिन उस उत्तर को खुद अपने लिए खोजना, उस समस्या का इतनी गहराई से, इतनी अधिक स्पष्टता और बिना किसी तोड़ मरोड़ के अन्वेषण करना कि वह समस्या रह ही ना जाए, यह कहीं अधिक दुष्कर है। यह तभी संभव है जब समस्या का समाधान करते वक्त मन वास्तव में शांत हो, मौन हो। अगर उस समस्या से आप प्यार करते हैं तो वह उतनी ही सुंदर है जितना कि सूर्यास्त। यदि उस समस्या के प्रति आपका विरोध भाव है तो उसे आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हम में से अधिकतर व्यक्ति विरोधग्रस्त होते हैं क्योंकि हम परिणाम से भयभीत रहते हैं। हम इस एहसास से डरे हुए रहते हैं कि यदि हम इससे आगे बढ़े तो ना जाने क्या होगा। अतः हम समस्या को, महत्व को, उसकी व्याप्ति को खो बैठते हैं। आज के सारे लेख पूरे हुए।